गुड मॉर्निंग। तो करंट स्टडी लेक्चर नंबर 3 हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका था। सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले बस मैं टॉपिक्स का नाम कवर करते हुए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। जैसे हम लोगों ने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कर लिया था, कैसे वैरी करता है रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, ये हम लोगों ने देख लिया था। इसका डेफिनेशन, वेरिएशन के जो तरीके हैं डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का फॉर कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, आयनिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट। तो इनमें से जहाँ ग्राफ्स थे रेलिवेंट वो हम लोगों ने ग्राफ्स देखा था और डिस्कशन सारा कुछ नोट हो चुका था। नेक्स्ट, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम लोगों ने कवर किया था। इसकी डेरिवेशन एग्जाम में आ सकती है। ऐसा लिख के भी दे सकते हैं कि ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म डिराइव करो, बट ऐसा लिखते बहुत कम है। जनरली क्या होता है कि लिखा जाता है करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी, उनमें से किसी एक का नाम लिखा होगा, रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी, उसके बीच में रिलेशन डिराइव करो। याद रखना, रेजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, तो एग्जाम में अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आएगा तो कंफ्यूज मत होना, रेजिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या था, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स देखा था हम लोगों ने। इसका जो एक्रोनिम था बहुत इंपॉर्टेंट था, याद है क्या? जो एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग रखते हैं जिसको याद करने के लिए, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, ये याद रख लेना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तीन बीज आते हैं, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीन बीज का मतलब क्या है। पहला बी ब्लैक होता है, सेकंड ब्राउन होता है, थर्ड बी ब्लू होता है। अगर ये याद हो गया तो ये बाकी सारा कुछ हो जाएगा तुम्हारा काम। दो जी हैं बट इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं होता। पहला वाला जी जो होता है वो ग्रीन होता है, सेकंड वाला ग्रे होता है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ठीक है। तो इस पे कुछ एक दो एग्जांपल्स भी हमने देख लिया था। एंड लास्ट में गोल्ड एंड सिल्वर होता है। गोल्ड 5% टॉलरेंस, सिल्वर 10% टॉलरेंस। गोल्ड इज 5% टॉलरेंस, सिल्वर इज 10% टॉलरेंस। तो नॉर्मली इन थ्री क्वेश्चंस आते हैं। तो एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं जरा, जो प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं डीपीएस के अंदर। कलर कोडिंग का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये आया था डीपीएस रांची में। कार्बन रजिस्टर इज मार्क्ड इन कलर्ड बैंड्स ऑफ रेड, ब्लैक, ऑरेंज एंड सिल्वर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस वैल्यू ऑफ द रजिस्टर? तो इस क्वेश्चन को अगर ट्राई, तो एक याद रखना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। तो वो एक्रोनिम कहीं पे अगर लिख सको तो लिख लो, बीबी रॉय। वो ऑफ वाला पार्ट हम लोग कई बार अवॉइड भी करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। हमें सिर्फ इतने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और कलर्स प्रॉपरली याद रखना है कौन सा है, ठीक है। तो रेड, रेड कौन सा है, ये नंबरिंग अगर करेंगे तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग चलती है। तो रेड, रेड के साथ जो डिजिट आएगा वो 2 आएगा, तो 2 लिख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट ब्लैक, ब्लैक होता है फर्स्ट वाला जो बी होता है वो ब्लैक होता है, तो वो हो जाएगा 0। नेक्स्ट है ऑरेंज, ऑरेंज इज 3। नॉर्मली इतने में ही तुम्हारा काम हो जाता है। 10⁻³ प्लस माइनस। सिल्वर, सिल्वर में होता है 10% टॉलरेंस। गोल्ड का 5% टॉलरेंस, सिल्वर का 10% टॉलरेंस। तो बस यही इसका आंसर हो गया। दिस इज द आंसर। 20 × 10⁻³ प्लस माइनस 10%। ओम्स में इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू ये हो गई, टॉलरेंस की वैल्यू 10%। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन इस तरीके का आ रखा है। नेम द कलर बैंड्स इन ऑर्डर ऑफ कार्बन रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस 2.2 किलो ओम। कार्बन रजिस्टर 2.2 किलो ओम वाले के लिए पूछा गया है। 2.2 किलो ओम का मतलब क्या समझ में आता है? 2.2 × 10⁻³ ओम्स। हमें यहाँ पर दो डिजिट चाहिए होते हैं, पॉइंट नहीं चाहिए होता, तो हम लोग यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे। डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए इसको अपॉन 10 लिख सकते हैं। ये 10⁻³ ये कट जाएगा, 10⁻² रह जाएगा। जो हमें वैल्यू चाहिए वो 22 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² चाहिए। बेसिकली एक ही कलर बार बार रिपीट होगा, वो थर्ड कलर होगा। कौन सा? बी रॉय। यहीं पे हमारा काम हो जाएगा, बीबी रॉय तक ही काम हो जाएगा, ठीक है। 0 1 2 3। बेसिकली यहाँ पर सेकंड जो जो डिजिट करस्पॉन्डिंग टू डिजिट 2 जो रेड कलर है तुम्हारे पास वो है आर। यानी यहाँ पे 3 बार रेड होगा। रेड, रेड, रेड। यहाँ पे 3 बार रेड हो जाएंगे।
डन। ये हो गया कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर के बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने बात करना बस स्टार्ट ही किया था, आरसी सर्किट, और वहीं पे हम लोगों ने टॉपिक को एंड किया था, क्लास को एंड किया था लास्ट टाइम। आरसी सर्किट स्टेडी स्टेट में कैसे सॉल्व होता है ये समझ लो जरा। आरसी सर्किट इन स्टेडी स्टेट। आरसी सर्किट को सॉल्व करने का तरीका है तुम्हारे पास। सबसे बेसिक सा पॉइंट नोट कर लो, जब भी आरसी सर्किट है, आरसी में आर क्या मीन करता है, सी क्या मीन करता है। आर स्टैंड्स फॉर रजिस्टर, सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर। आर स्टैंड्स फॉर रजिस्टर, सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर। जैसे ये एक क्वेश्चन दिया था, प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है ये, डीपीएस का। डीपीएस रांची के फोकस एग्जाम से फोकस करते हुए हम लोग ये कर रहे हैं डिस्कशन आज। तो उसी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हमने उठाया है। इस सर्किट को हम लोग आरसी सर्किट बोल सकते हैं। एग्जाम में लिखा नहीं रहेगा, बट इसको हम लोग आरसी सर्किट बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, जरा देखो। इसमें रेजिस्टर है और कैपेसिटर है, दोनों है। एक सर्किट में अगर रेजिस्टर भी है कैपेसिटर भी है, दोनों है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आरसी सर्किट। आरसी सर्किट के मैंने तो बताया था लास्ट क्लास में कि दो टाइप के वेरिएशन होते हैं। एक ऑल्टरनेटिंग करंट वाला होता है, एक डायरेक्ट करंट वाला होता है। एक डायरेक्ट करंट वाला, एक ऑल्टरनेटिंग करंट वाला। ऑल्टरनेटिंग करंट अभी सिलेबस में तुम्हारे है नहीं। डायरेक्ट करंट वाले के हिसाब से देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे। बैटरी अगर ऐसे ड्रॉ किया गया है, दैट मीन्स डायरेक्ट करंट है। दिस मीन्स डायरेक्ट करंट। और अगर जो सेल की जगह पे अगर कुछ ऐसा बना हुआ हो, ये साइन वेव की तरह बनता है, अगर ऐसा कुछ साइन वेव की तरह बनाया हुआ है, दैट मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट अभी करंटली सिलेबस में नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट करंट की बात करते हैं। डायरेक्ट करंट में क्वेश्चन में लिखा रहेगा तुम्हारे पास स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट। कैपेसिटर की दो खास बातें होती हैं, कैपेसिटर के दो खास स्टेट होते हैं तुम्हारे लिए। कैपेसिटर के दो खास स्टेट जो तुम्हारे सर्किट्स में रह दिया रहेगा। कैपेसिटर के दो खास स्टेट कौन कौन से हैं। एक तो होता है अनचार्ज कैपेसिटर, अनचार्ज। और दूसरा स्टेडी स्टेट, मतलब जब फुल्ली चार्ज है। स्टेडी स्टेट मतलब फुल्ली चार्ज। कैपेसिटर कनेक्ट करने के कुछ देर के बाद अगर छोड़ दो उसको तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, तो स्टेडी स्टेट कहते हैं उसको। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, नोट कर सकते हो कि स्टेडी स्टेट में नो करंट पासेस थ्रू द कैपेसिटर। स्टेडी स्टेट का मतलब नो करंट पासेस थ्रू द कैपेसिटर। नो करंट पासेस थ्रू कैपेसिटर। जहां पे भी कैपेसिटर कनेक्टेड होगा उस पूरे लाइन में कोई कनेक्ट करंट पास नहीं करेगा। नो करंट पासेस थ्रू कैपेसिटर, इस बात को ध्यान में रखना। नो करंट पासेस थ्रू कैपेसिटर। ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। स्टेडी स्टेट मतलब फुल्ली चार्ज। जहाँ पे स्टेडी स्टेट लिखा हो मतलब फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। एंड नो करंट पासेस थ्रू कैपेसिटर, ये दो बातें ध्यान रखना स्टेडी स्टेट के बारे में। जब अनचार्ज होता है तो मतलब जीरो चार्ज होता है कैपेसिटर के ऊपर, और ऑल द करंट पासेस थ्रू द कैपेसिटर। अनचार्ज वाले केस में यू कैन रिप्लेस कैपेसिटर बाय स्ट्रेट वायर। अनचार्ज का मतलब कैपेसिटर को सिंपल एक वायर की तरह मान लो, सारा चार्ज पास हो जाएगा, वहां पे कोई चार्ज नहीं है। तो फॉर अनचार्ज कैपेसिटर यू कैन ट्रीट इट एज अ स्ट्रेट वायर। स्टेडी स्टेट में इट इज लाइक ओपन सर्किट। स्टेडी स्टेट में नो करंट पासेस थ्रू द कैपेसिटर। स्टेडी स्टेट इट इज लाइक ओपन सर्किट, मतलब कोई करंट नहीं पास करेगा। स्टेडी स्टेट इज जस्ट लाइक ओपन सर्किट, वहां कोई करंट पास नहीं करेगा। और अनचार्ज मतलब बिल्कुल एक स्ट्रेट वायर की तरह उसको रिप्लेस कर सकते हैं। स्टेडी स्टेट ओपन सर्किट, नो करंट पासेस थ्रू दैट आर्म। जहां पे भी कैपेसिटर लगाए उस आर्म में ही कोई करंट पास नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पर जो बीई वाला पार्ट है, बीई वाला ब्रांच, बीई वाले वायर में ये जो ब्रांच है पूरा, इसमें कोई करंट नहीं पास करेगा। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में लिखा हुआ है। कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में मतलब यहाँ पे कोई करंट पास नहीं करेगा। तो करंट कहाँ से पास करेगा। सबसे बड़ा वोल्टेज कौन सा दिख रहा है तुमको तीनों में से, वी टू वी। मान लेते हैं कि यहाँ से करंट आई निकलता है, सपोज करो यहाँ से करंट आई निकल गया।
करंट आई अगर यहाँ से निकला, गया 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 गया, इसको क्रॉस किया 2R को, 2R को क्रॉस करने के बाद करंट क्या होगा, करंट इधर जाएगा, जिधर रास्ता मिल रहा है करंट को, करंट जाएगा उधर, इधर जा रहा है। बट ये वाला ब्रांच में कोई करंट नहीं जा सकता, ये स्टेडी स्टेट मतलब ये ओपन सर्किट है, यहाँ पे कोई करंट नहीं जा सकता, ये ओपन सर्किट, नो करंट पासेस थ्रू दिस। तो ये मैं सिर्फ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, एग्जाम में मत करना है ऐसा, ठीक है। बस ये करंट जा रहा है, ये करंट जा करके यहाँ पे पास करेगा, ये जो आई करंट था इसको बस एक ही रास्ता मिल रहा है, तो यहाँ से क्रॉस कर रहा है करंट आई, ये जाएगा और क्लोज लूप में करंट फ्लो करता है, तो वापस यहाँ से घूमकर इसी बैटरी तक करंट आएगा। इस तरीके ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट मार्क कर लेंगे हम लोग, और आई करंट का नाम दे दिया यहाँ पर, आई करंट आई फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में। मेरे ख्याल से ये डायग्राम समझ में आ गया होगा अभी तक। इतनी बातों को नोट कर लो थोड़ा आराम से। कैपेसिटर के क्वेश्चंस, आरसी सर्किट तब बोलेंगे जब रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर दोनों सर्किट के अंदर हो। अकेला रेजिस्टेंस होगा या अकेला कैपेसिटर होगा तब उसको नहीं बोलेंगे आरसी सर्किट। आरसी सर्किट तभी बोलते हैं जब एक रेजिस्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है, एटलीस्ट एक रेजिस्टर एक कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीजें अवेलेबल है, रेजिस्टर भी है कैपेसिटर भी है, दो रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर है इसके अंदर, डायग्राम के अंदर। बैटरी कैसे यूज किया है, डायरेक्ट करंट वाला बैटरी यूज किया, ऑल्टरनेटिंग करंट वाला नहीं यूज किया गया इस क्वेश्चन में। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट करंट को सॉल्व करने का तरीका ही सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन में दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक, जो कैपेसिटर अपने इनिशियल स्टेट में होगा, अनचार्ज कैपेसिटर होगा, तो उस कैपेसिटर को हम लोग स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो जनरली आता है वो होता है स्टेडी स्टेट वाला क्वेश्चन। अगर स्टेडी स्टेट में बोला है कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में है, इसका मतलब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, जहां पे कैपेसिटर लगा है वो पूरा ब्रांच जो है वो ओपन सर्किट तरह बिहेव करता है, मतलब वहां पे करंट फ्लो नहीं कर सकता। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, नो करंट पासेस थ्रू द कैपेसिटर। ये क्वेश्चन स्टेडी स्टेट का था, कैपेसिटर वाले ब्रांच में कोई करंट पास नहीं कर रहा है। चलो मैं इस पूरे चीज को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, जो जो चीजें लिखी हैं उसको इरेज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा क्लियर रहे डायग्राम। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं कि लेट करंट आई फ्लोज आउट फ्रॉम द बैटरी ऑफ 2V, लेट करंट आई comes out, let current I comes out या flows out from 2V बैटरी। 2 वोल्ट वाला जो बैटरी, 2V जो जो भी मीन कर रहे हैं, 2V मीन कर रहे हैं हम लोग, 2V यूज कर लेंगे, ठीक है। 2V वाले बैटरी से वो निकल रहा है, ठीक है। तो जो करंट पास करेगा कैसे पास करेगा, 2V वाला बैटरी से यहाँ पे करंट आई निकल रहा है सपोज करो, ये करंट आई इधर जाएगा, बट इस ब्रांच में जा नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये करंट आई इधर से चला जाएगा इस तरीके से। ये करंट आई फ्लोज इन द लूप, ये मेंशन कर देंगे स्पेशली हम लोग कि नो करंट, नो करंट passes through, no current passes through the capacitor, no current passes through the capacitor, as capacitor is, no current passes through the capacitor as capacitor is in steady state, no current passes through the capacitor as capacitor is in steady state, as capacitor is in steady state। कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में तो उससे करंट नहीं पास कर सकता, एज कैपेसिटर इज इन स्टेडी स्टेट तो वहां से कोई करंट पास नहीं करेगा। तो पाथ फॉलोड बाय करंट क्या हो जाएगा, पाथ फॉलोड बाय करंट आई वो क्या हो जाएगा, पाथ फॉलोड बाय करंट आई वो हो जाएगा, इसको नाम दे सकते हैं हम लोग CDFAC, CDFAC। इस सी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, डी पे जा रहा है, फिर एफ पे जा रहा है, फिर ए पे जा रहा है, फिर वापस सी में आ रहा है, CDFAC इसका पाथ हो गया फॉलोड बाय करंट। इसके बाद सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द पोटेंशियल एट पॉइंट सी, लेट द पोटेंशियल एट पॉइंट सी, उसको कुछ एज्यूम कर लेंगे, उसको 0 वोल्ट मान लेते हैं। सबसे बड़ा जो बैटरी रहता है उसका जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड उसको 0 वोल्ट मान लेते हैं। लेट द पोटेंशियल एट सी बी 0 वोल्ट, ठीक है।
ऐसा कर देंगे तो अप्लाइंग इसको, जो हम लोग यूज करने वाले हैं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हम लोग सिर्फ पोटेंशियल राइज पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। मान लो यहाँ पे 0 वोल्ट था, सी पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, सी पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है। जहां तक सेम वायर होगा, जहां तक सेम वायर होगा वो सारे सेम पोटेंशियल पे होंगे। जहां पे भी सेम वायर है, सी वाला पॉइंट और ये सारे सेम वायर पे कनेक्टेड है, ए बी, तो पोटेंशियल एट ए पोटेंशियल एट बी कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी, क्योंकि वो सेम वायर से कनेक्टेड है, तो तीनों की वैल्यू हो जाएगी 0 वोल्ट। ओके, अब देखते हैं। तो जब हम लोग बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं, पहले हमें मिल रहा है निगेटिव टर्मिनल, बाद में मिल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी का पहले निगेटिव टर्मिनल, बाद में पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो यानी कि जब यहाँ से क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल क्या हो रहा है? निगेटिव टर्मिनल मतलब लोअर पोटेंशियल, निगेटिव टर्मिनल इज लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल इज हायर पोटेंशियल। तो लोअर से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल राइज हो रहा है। कितना हो रहा है? जितना बैटरी का यहाँ पे लिखा होता है ना वैल्यू 2V, ये राइज हो गया, तो मतलब 2V राइज हो गया इसके अंदर। अच्छी बात है, यहाँ क्रॉस किए तो 2V राइज हो गया। राइज होने के बाद फिर जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में। तो करंट के डायरेक्शन में क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप होता है। कब? जब किसी रजिस्टर से क्रॉस करेंगे तब। जब क्रॉस किए यहाँ पे, इस पॉइंट पे अगर देखोगे ना, इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा 2V। क्यों होगा? सी पे 0 था, क्रॉस करके 2V बढ़ गया, बढ़ने के बाद जहां तक सेम वायर है वहां तक 2V हो गया। बट जैसे ही रजिस्टर को क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? तो दैट इज गिवन बाय ओम्स लॉ। पोटेंशियल कम हो रहा है, कितना हो रहा है? करंट मल्टीप्लाइड बाय जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2R। ठीक है, तो सी पॉइंट से हम लोगों ने स्टार्ट किया, पहले 2V बढ़ा, 2V बढ़ने के बाद आगे गया, वो माइनस आई मल्टीप्लाइड बाई 2R हो गया। अच्छा, अब आगे जाके देखते हैं इस लूप में जहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है उसमें क्या हो रहा है। इसके बाद अगला आ रहा है आई मल्टीप्लाइड बाई आर, वो भी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट के डायरेक्शन में जब तुम जाओगे, मूव करोगे करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में मूव करने पे पोटेंशियल कम होता है, करंट के अपोजिट मूव करने पे पोटेंशियल बढ़ता है। इन डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप्स, पोटेंशियल कम होता है। और अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाता है। अब हम लोग जा रहे हैं इस तरीके से। अगला रेजिस्टेंस जब मिला, फिर से क्या हो जाएगा? फिर से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये हो जाएगा माइनस, जो करंट की वैल्यू है आई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर है। ओके, अच्छी बात है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया? ये पहली बार तो इसको क्रॉस किया तो 2V था, बैटरी को क्रॉस किया 2V, रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो कम हो गया, माइनस आई इंटू 2R। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 2V माइनस आई इंटू 2R हो गया। ये सारे पॉइंट्स का सेम हो जाएगा। अगला फिर माइनस आई आर हो गया। अब नेक्स्ट जा रहे हैं, अब जो बैटरी मिल रही है हम लोगों को, उसका पहले पॉजिटिव टर्मिनल बाद में नेगेटिव टर्मिनल, पहले ऐसे हम लोग जा रहे हैं ना, हम लोग यहाँ से ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिला, बाद में नेगेटिव टर्मिनल मिला, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? राइज या ड्रॉप? पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पहले ज्यादा पोटेंशियल था बाद में कम पोटेंशियल हो गया। दैट मीन्स पोटेंशियल कम होना चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस वी, ये हो जाएगा माइनस वी। ये करके हम लोग ए पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ए पॉइंट सी पॉइंट का पोटेंशियल कम सेम है। हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था फ्रॉम 0, कुछ बढ़ा वैल्यू, कुछ कम हुआ, फिर कुछ कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर हम लोग सी पे पहुंच गए। टोटल जो वैल्यू चेंज हुआ है वो कितना होगा? अगर सी पॉइंट से चले हैं हम लोग वापस सी पॉइंट पे पहुंच गए, पोटेंशियल का चेंज कितना होगा? दैट शुड बी जीरो, दैट शुड बी जीरो। इस तरीके से हम लोग एक लूप में पोटेंशियल के चेंज को लिख सकते हैं। जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उस पॉइंट को 0 मान लिया, जहां जहां बढ़ा वहां पे पॉजिटिव रख लिया, जहां जहां कम हुआ वहां निगेटिव रख लिया। करंट के डायरेक्शन में कम होता है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है। बैटरी में अगर तुम लोअर से हायर पोटेंशियल जा रहे हो, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहे हो बैटरी में, तो पोटेंशियल राइज होता है। और हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अगर तुम क्रॉस कर रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। इसी चीज को, ये जो हमने कैलकुलेशन किया, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था, इसी को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ। दिस इज कॉल्ड एज किरचॉफ्स लूप लॉ। किरचॉफ नाम के एक साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया था, उसने बोला था इसका नाम किरचॉफ्स लूप लॉ या वोल्टेज लॉ। क्योंकि हम लोग वोल्टेज के बारे में या पोटेंशियल के बारे में डील कर रहे हैं, तो किरचॉफ्स लूप लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल इज आल्सो कॉल्ड एज केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ।
इसको अप्लाई किया, यहाँ पे लिख सकते हो स्टेटमेंट अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स लूप लॉ। ये तुम्हारे पास आ गया 2v माइनस आई इंटू 2r माइनस आई इंटू आर माइनस वी इज इक्वल टू 0। इससे आई निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वी एंड आर। क्वेश्चन में वी एंड आर ऑलरेडी गिवन था, हमें यहाँ से आई मिल जाएगा, तो हम लोग यहाँ से आई कैलकुलेट कर लेंगे। जरा इधर वाला पार्ट को इरेज कर देते हैं। ये जो एजम्पशन वगैरह लिखा था ये तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा। इन केस किसी का नोट नहीं हुआ हो तो रिकॉर्डिंग को पॉज करके देख लो, नोट कर लो आराम से। तो यहाँ से आई की वैल्यू निकल जाएगी। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी देख लो, 2v माइनस वी, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू आई वाले सारे टर्म्स को उधर ले जाते हैं, एक साइड आई वाले टर्म्स को ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2ir प्लस आई आर, इधर हो जाएगा 2ir प्लस आई आर, दैट विल बी 3ir। आई इज इक्वल टू v/3r हो जाएगा। या इफेक्टिवली यही है कि आई आर इज इक्वल टू v/3, आई आर इज इक्वल टू v/3, इससे हमारा काम हो जाएगा। जो आई आर है उसकी वैल्यू v/3। अब हमें क्या निकालना है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्रॉप, द चार्ज एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, कितना एनर्जी स्टोर्ड है, कितना चार्ज है, सारा कुछ निकालना है कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस हमें निकालना है, कोई बात नहीं, आओ जरा निकालते हैं। पोटेंशियल यहाँ तक सबने कॉपी कर लिया होगा मेरे ख्याल से, आई आर इज इक्वल टू v/3 निकल के आया है। ठीक है, बाकी सारी बातों को भूल जाओ, सिर्फ ये निकल के आया है तुम्हारे पास, आई आर इज इक्वल टू v/3। अब जरा कैलकुलेट करते हैं। कुछ पॉइंट्स के नाम हम लोग और यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, जैसे यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स का नाम नहीं दिया गया है, इसको हम लोग अपने साइड से पी क्यू आर मान लेते हैं, पी क्यू एंड आर। आर तो सिंबल यूज किया हुआ इन लोगों ने, तो हम लोग पी क्यू एंड एस यूज कर लेते हैं, पी क्यू एस। या एक्स वाई जेड भी कर सकते थे, ये नाम रखना है ना, उसको एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिंबल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको यूज नहीं करना चाहिए, कुछ और सिंबल यूज कर सकते हो, एक्स वाई जेड कर सकते हो इन पॉइंट्स को। पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट सी ऑलरेडी हमारा आ चुका था, उसकी वैल्यू कितनी थी, उन सब की वैल्यू थी 0 वोल्ट, 0 था वो। ठीक है, अच्छा, अब पोटेंशियल एट जेड कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट जेड ये हो जाएगा 2v। क्यों, 0 से 2v बढ़े हैं हम लोग, हम लोग को पोटेंशियल एट डी निकालना है, हमें हमारा पर्पज है पोटेंशियल एट डी निकालना है। तो देखो सी से डी तक जाने में क्या चेंज हुआ, मूविंग फ्रॉम सी टू डी, मूविंग फ्रॉम सी टू डी लिख सकते हैं, मूविंग फ्रॉम सी टू डी, मूविंग फ्रॉम सी टू डी कितना पोटेंशियल का चेंज हुआ है वो देख लेते हैं, मूविंग फ्रॉम सी टू डी, सी से डी पे जा रहे हैं। तो पहले पोटेंशियल क्या हुआ, 0 था, सी पॉइंट का पोटेंशियल 0 था, 0 में क्या हो गया चेंज, पहले 2v बढ़ गया, 2v बढ़ गया, अगली बार क्या हो गया, बिकॉज करंट आई रखा था हम लोगों ने, इसके बाद करंट कम हो गया आई इंटू 2r। हम लोग पूरे लूप नहीं जा रहे, हम लोग सिर्फ डी तक जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चेंज हुआ, ये चेंज किसके इक्वल होगा, जो 2v बढ़ा और माइनस आई इंटू 2r हुआ, ये किसके बराबर होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स का। कौन से दो पॉइंट्स का, डी एंड सी के बीच में, मतलब वी डी माइनस वी सी, माइनस आई इंटू 2r इज इक्वल टू वी डी माइनस वी सी। ओके, यहाँ से वी डी माइनस वी सी, वी डी की वैल्यू निकल जाएगी, वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी सी ऑलरेडी हमने 0 मान रखा है, वी सी को 0 मान रखा है, तो वी डी माइनस 0 इज इक्वल टू 2v माइनस 2ir, 2ir को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2v/3 लिख सकते हैं, बिकॉज आई आर इक्वल टू v/3 आ चुका था हमारे पास। तो 2v को हम लोग क्या लिख, 2v माइनस 2ir को लिख सकते हैं, 2ir इज इक्वल टू 2 टाइम्स ir, दैट इज 2 टाइम्स v/3। डी पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, डी पॉइंट का पोटेंशियल 2v माइनस 2v/3, एलसीएम 3 आ जाएगा, 6v माइनस 2v, तो ये हो जाएगा 4v/3। डी पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 4v/3, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 0। ई पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये सारे सेम हो जाएंगे, डी ई और एफ, ये तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, वी डी इज इक्वल टू वी ई इज इक्वल टू वी एफ, इन तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा 4v/3। अब कैपेसिटर का क्रॉस निकाल लो, बहुत सिंपल है, कैपेसिटर का क्रॉस अगर निकालना चाहते हैं, अक्रॉस कैपेसिटर अगर निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ई निकालना चाहते हैं, बिटवीन बी एंड ई,
बिटवीन ई एंड बी भी लिख सकते हैं, बिटवीन ई एंड बी। ई एक्चुअली हायर पोटेंशियल पे होगा, बी लोअर पोटेंशियल पे होगा, तो उसको ई एंड बी भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, वी ई माइनस वी बी। दिस शुड बी इक्वल टू कितना, दिस शुड बी इक्वल टू, इस पॉइंट से अगर बढ़ते हुए जा रहे हैं, या बेसिकली कहीं से भी निकालो, ये 2v/3 है ना, ये 2v/3 हो गया। ओके, इधर से जीरो से चलना स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अगर जीरो से चलना स्टार्ट करते हैं, बी के पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी पॉइंट से पहला तो वी बढ़ेगा। अगर इस पॉइंट से बढ़ना आगे स्टार्ट करते हैं तो पहले वी बढ़ेगा, उसके बाद कुछ पोटेंशियल कम होगा, कुछ पोटेंशियल कम हो जाएगा। मान लेते हैं कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर मान लो वी डैश है, अगर सपोज करो, तो माइनस वी डैश होगा। एंड दैट विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू potential at, that will be equal to potential at E, that should be equal to potential at E। क्लियर है? पहले V बढ़ा, V बढ़ने के बाद कुछ चेंज हुआ, फिर 2v/, अच्छा 4v/3 है ये 4v/3। तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल, और यहाँ तो पहले V बन चुका है, V के बाद 4v/3 पहुंचेंगे, मतलब कुछ और पोटेंशियल ऐड हुआ है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कैपेसिटेंस के क्रॉस बढ़ रहा है, तभी वो 4v/3 पहुंचेगा। तो ये मिल गई तुमको वैल्यू। तो वी ई की वैल्यू ऑलरेडी तुमको पता है 4v/3, यहाँ से तुमको वी डैश निकल के आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर निकल के आ जाएगा, वी डैश इज इक्वल टू, वी डैश इज इक्वल टू 4v/3 माइनस वी, दैट कम्स आउट टू बी v/3। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया v/3। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू v/3। कैसे निकला, समझ में आ गया? तो सेकंड वाले ब्रांच में बी से ई तक जाने का ट्राई करेंगे अगर, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है, उससे आगे बढ़ रहे हैं तो बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज वी है, और लोअर टर्मिनल पे पहले जा रहे हैं, बाद में पहले लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, बाद में हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं। तो पोटेंशियल राइज हो रहा है वी, जीरो प्लस वी। आगे फिर एक कैपेसिटर से क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, जब कैपेसिटर से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं उस टाइम पे पोटेंशियल और बढ़ जा रहा है, वी डैश बढ़ने के बाद वो बन रहा है ई पॉइंट का पोटेंशियल। ई पॉइंट का पोटेंशियल ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे पहले ही, 4v/3 होना चाहिए। वी से बढ़ने के बाद 4v/3 बन रहा है, यानी कितना कैपेसिटेंस के क्रॉस पोटेंशियल बढ़ा होगा, वो बढ़ा होगा 4v/3 माइनस वी, दैट इज v/3। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, या फिर पोटेंशियल राइज अक्रॉस द कैपेसिटर, दैट इज v/3। ड्रॉप तब बोलेंगे जब हम लोग मूव करेंगे फ्रॉम ई टू बी, और राइज तब बोलेंगे जब हम लोग बी टू ई मूव कर रहे हैं। ये यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इज v/3। अगला चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर समझ में आ गया तो चार्ज मिल जाएगा, Q इज इक्वल टू सी वी। चार्ज इज इक्वल टू सी, जो कैपेसिटर की वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ चुका है फर्स्ट पार्ट में, दैट वाज v/3। बस आ गया तुम्हारे पास। सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा cv/3। फर्स्ट पार्ट का आंसर v/3, सेकेंड पार्ट का आंसर cv/3। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, लास्ट पार्ट एनर्जी। एनर्जी कैसे निकालते हैं, याद है? एनर्जी ये होता है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ इंटू सी इंटू जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसका स्क्वायर, जो वी डैश आ रहा है वी डैश का स्क्वायर। वी डैश की वैल्यू थी v/3, उसको पुट कर देंगे, हाफ इंटू सी इंटू v/3 का स्क्वायर, तो v²/9। ये हो जाएगा लास्ट पार्ट, cv²/18। 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिनोमीटर में हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, 1/2। तो ये मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा तुम्हें। मुझे लगा था कि एक ही क्लास में पूरा कवर करने में थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको स्प्लिट कर दिया था, और एंडिंग के कुछ टॉपिक्स को मैंने एक सेकंड पार्ट में कवर किया है। इसको देखो, समझने का ट्राई करो। इन केस अभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है तुम लोग पूछ सकते हो, मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा क्लास में, या एज अ रिकॉर्डेड, जैसा भी तुम चाहोगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे दोबारा, अगर इन केस डाउट रहता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। हमने जो यहाँ पे मेथड यूज किया उसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या फिर किरचॉफ्स लूप लॉ। जहाँ पे एक पॉइंट से मूव करके उसी पॉइंट तक जाने का ट्राई करते हैं क्लोज लूप में,
और जो पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज होता है दैट इज जीरो। एक क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज होता है जीरो। बट किसी ब्रांच में अगर मूव करेंगे, जैसे बी टू ई मूव कर रहे हैं या सी टू डी मूव कर रहे हैं, तब चेंज जीरो नहीं होगा। तब वो चेंज होगा वी डी। मान लो अगर सी से डी जा रहे हैं तो वी डी माइनस वी सी, वो उस ब्रांच का चेंज होगा। बी से ई जा रहे हैं, ब्रांच का चेंज होगा वी ई माइनस वी बी। ओके। बट अगर एक क्लोज लूप में जाते हैं, सी से मूव करें, सी डी एफ ए सी से स्टार्ट किया, सी पे चले गए, तो वहां पे टोटल चेंज जीरो हो जाता है, बिकॉज जिस पॉइंट से स्टार्ट किए वहीं पे पहुंच गए एंडिंग में। उसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये अलग से हम लोग पढ़ेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की। इसका डेफिनेशन नोट कर लेते हैं, क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसके बारे में कि किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हम लोग समझ लेंगे, नोट कर लेंगे। और ये करने के बाद फिर बैटरी के बारे में थोड़ी बहुत बातें करके हम लोग इस क्लास को एंड कर लेंगे। एक बैटरी के साथ क्या होता है, जरा ये पहले जान लो। अगर तुम एक मार्केट से डीसी सेल लेके आते हो, डीसी सेल, डायरेक्ट करंट वाला सेल या बैटरी लेके आते हो सपोज करो, और इन केस मान लो कि बैटरी पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट का बैटरी है। इन केस इमेजिन करो 12 वोल्ट का बैटरी तुम मार्केट से लेके आते हो। तुमने देखा होगा ऐसा सेल, अगर मार्केट से लेके आ रहे हो सेल, सेल के एक साइड पे यहाँ पे प्लस बना होता है, एक साइड साइड पे यहाँ पे माइनस बना होता है, ऐसा सेल में होता है। और दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 12 वोल्ट। दोनों टर्मिनल्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है, मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर बैटरी तुमने 12 वोल्ट का बैटरी तुम लेके आए हो, 12 वोल्ट है। अगर तुम मार्केट से जाकर 12 वोल्ट का बैटरी लेके आए हो, दैट मीन्स ईएमएफ कितना हो गया सेल का। ये जो 12 वोल्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। ये बस नोट कर लो, फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जितने वोल्ट की बैटरी लेके आते हैं वो उसका ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी तरीके से अगर तुम सिर्फ उस बैटरी को लेके आए हो, अगर तुम उसका किसी तरीके से इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सको, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सको बस न्यू बैटरी का, तो ये वैल्यू 12 वोल्ट आता है। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, जब बिल्कुल न्यू बैटरी लेके आ रहे हैं, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। जब करंट बैटरी से नहीं निकल रहा, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, जब बैटरी ऑफ कंडीशन में है, उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स होता है वो एग्जैक्टली जितना का तुम बैटरी लेके आए हो उतना ही रहता है। उसको बोलते हैं ईएमएफ, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। चलो तुम मार्केट से ये लेके आ गए बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी बोल के तुम खरीद के ले आ गए हो। अच्छा, अब इस बैटरी को क्या किया हमने, ये जो बैटरी था, इस बैटरी को मान लो किसी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया। एक रेजिस्टेंस मान लो एक बल्ब की तरह, तो एक रेजिस्टेंस है उससे कनेक्ट कर दिया इसको, वो एक अप्लायंस से कनेक्ट कर दिया उसको। उस अप्लायंस की अपनी रेजिस्टेंस होगी, और यहाँ पे एक स्विच रखा है हमने, स्विच, यहाँ बीच में एक स्विच होगा। ठीक है। एक अप्लायंस से कनेक्ट कर रहे हैं और साथ में एक स्विच रखते हैं। स्विच को ऐसे शो किया जाता है कि स्विच ऑफ है। अगर स्विच ऑफ है, और फिर वही किसी तरीके से अगर हम लोग बैटरी के अक्रॉस अगर निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, स्विच ऑफ में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है बिटवीन द टर्मिनल्स, वो तुमको 12 वोल्ट ही मिलता रहेगा। लेकिन अब क्या करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट ये समझो, अगर इस स्विच को ऑन कर दिया जाए, अगर इस स्विच को ऑन कर दिया जाए, इस स्विच को यहाँ पे ऑन कर दिया, स्विच ऑन, स्विच ऑन करने के बाद अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो बिटवीन द टर्मिनल्स, बिटवीन टर्मिनल्स, तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स जो पहले 12 वोल्ट आ रहा था, अब हो सकता है कि वो वैल्यू 12 की जगह थोड़ा कम आ जाएगा, मान लो वो हमेशा कम आएगा। अगर पहले 12 था तो अब उससे कम आएगा। ये मान लेते हैं कि ये आ रहा है 11.5 वोल्ट। सपोज करो कि वो आ गया 11.5 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस, जब करंट नहीं निकलता है तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टर्मिनल्स, और बाद में जो होता है जब करंट निकल रहा होता है, तब दोनों की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। जब करंट नहीं निकल रहा होता है उस टाइम पे जितना वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ,
और जितना एक्चुअल में आता है जब करंट फ्लो कर रहा होता है तब, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल वोल्टेज। ये जो 11.5 वोल्ट आएगा इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल। और ये डिफरेंस क्यों आता है? ये डिफरेंस क्यों आता है? हम लोग ऐसा बोलते हैं कि देखो, अभी जो पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ हुआ, ये सेल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। सेल के जो दो टर्मिनल्स हैं उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। इसका मतलब सेल के अंदर, आइडियली आइडियली सेल के अंदर देर इज नो रेजिस्टेंस। आइडियली सेल के अंदर, इनसाइड द सेल नो रेजिस्टेंस। इनसाइड द सेल देर इज नो रेजिस्टेंस। आइडियली ये होना चाहिए कि 12 वोल्ट ही मेंटेन रहना चाहिए, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होना चाहिए, जब करंट फ्लो कर रहा है तब भी सेम रहना चाहिए। बट ये आइडियल तो है नहीं। आइडियली तो इनसाइड द सेल देर इज नो रेजिस्टेंस। बट प्रैक्टिकली जो कम हो गया वैल्यू, हम लोग ऐसा बोलते हैं करंट जो है वो अंदर से पास कर रहा था तो उसको एक रेजिस्टेंस फील हो रही थी। जब करंट सेल के अंदर से पास हो रहा था तब उसको एक रेजिस्टेंस फील हो रही थी। सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आइडियली इनसाइड द सेल देर इज नो रेजिस्टेंस, बट प्रैक्टिकली एक रेजिस्टेंस होता है सेल के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और उस रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है कि जो ईएमएफ होता है और टर्मिनल वोल्टेज, इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर मार्केट से तुम 12 वोल्ट का बैटरी लेके आओगे तो हो सकता है कि ईएमएफ की वैल्यू 12 वोल्ट रहेगी। बट जब प्रैक्टिकली रन करोगे तो ऐसा हो सकता है कि उसकी वैल्यू जो है उस टाइम पे निकलेगी, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज जो आएगा वो 11.5 वोल्ट आ सकता है। जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, उस सेल के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। ठीक है। एक वैल्यू हो गया जो मार्केट से लेके आते हैं, एक जो प्रैक्टिकली हम लोग मेजर करते हैं। जो मार्केट से लेके आते हैं दैट इज कॉल्ड एज ईएमएफ। एक करंट फ्लो करने के टाइम अगर तुम प्रैक्टिकली मेजर करोगे, प्रैक्टिकल पूरा सेटअप लगा के, इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके मेजर करोगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स व्हेन करंट इज फ्लोइंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। और दोनों में जो डिफरेंस आया है दैट इज ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इनसाइड द सेल। वहां पे कुछ रेजिस्टेंस उसको फील हो रहा है, तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। सिचुएशन समझ में आ चुका होगा। आइडियल केस में ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज सेम होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है आइडियल केस में। प्रैक्टिकली ये दो डिफरेंट वैल्यू होती है। चलो, एक थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका होगा तुमको इसके बारे में। अब डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल। कौन करता है ऑफर? सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय the resistance offered by the electrolyte of a cell। किसको करता है रेजिस्टेंस ऑफर? करंट के फ्लो को। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट। किसके बीच में करंट फ्लो करता है? बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इनसाइड द सेल, टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इनसाइड द सेल। जब करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा होता है सेल के अंदर, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इनसाइड द सेल, जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है इलेक्ट्रोलाइट उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल होता है। इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ऑफ द सेल होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, ये डेफिनेशन नोट कर लो। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स inside the cell is called internal resistance of the cell। ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन से फैक्टर्स है जिस पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो एक बार उसका लिस्ट कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? एक फैक्टर तो है इसका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि एक्चुअल में कौन सा सॉल्यूशन है, किस सॉल्यूशन है, तो उस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कितनी अच्छी कंडक्टिविटी है उस मटेरियल की, उस पर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन, की कितना ज्यादा आयंस है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जो आयंस है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। थर्ड पॉइंट, और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। Directly proportional to the distance between the two electrodes. Directly proportional to distance between the two electrodes. Fourth point, inversely proportional to the area of electrodes. Inversely proportional to area of the electrodes is immersed inside the electrolyte. जो area immersed inside the electrolyte सिर्फ वही चाहिए होता है हमें. Inversely proportional to area of the electrolyte. जितना ज़्यादा area उतना कम internal resistance. Inversely proportional to area of electrode immersed inside the electrolyte. Inversely proportional to area of electrode immersed inside electrolyte. Immersed inside the electrolyte. ठीक है. लास्ट पॉइंट, टेम्परेचर का कैसे वैरी करें विद टेम्परेचर, विथ वेरिएशन विथ टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर. इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर. इसको प्रोपोर्शनल वगैरह नहीं बोल सकते. प्रोपोर्शनैलिटी एक अलग चीज होती है. प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि इसको डबल करो तो वो भी डबल होना चाहिए, या अगर इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो एक को डबल करो दूसरा हाफ हो जाना चाहिए. इसको ऐसा नहीं लिखेंगे. बस ये इनवर्स इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर. इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर. Internal resistance of a cell increases with decrease in temperature of electrolyte. ये 5 फैक्टर्स हैं फॉर वेरिएशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस इन 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ठीक है. तो आज की क्लास में हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस तक ही रखते हैं अपने डिस्कशन को. और इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है कि अगर बहुत सारे सेल्स एक साथ कंबाइन कर देंगे, अगर बहुत सारे सेल्स एक साथ कंबाइन कर लेंगे तब क्या होगा. तब उसका इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा. वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सेल्स बहुत सारे कंबाइन किए जाएंगे सीरीज में, पैरेलल में, या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में. दो सेल्स करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे सेल्स करेंगे तो क्या होगा, वो सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे. आज के लिए इतने भी हम लोग रुक जाते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कवर. थैंक यू. एंड करते हैं मीटिंग को.